नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते पढ़ते हम लोग ने कहाँ तक पहुंच गए थे। देखो, माउथ पढ़े थे, माउथ में टीथ और टंग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद सलाइवा के बारे में पढ़ लिए थे। सलाइवा के बाद याद रख लीजिएगा ईसोफेगस के बारे में पढ़े थे। ईसोफेगस से जाते जाते फूड कहाँ पे आ गई थी, स्टमक में आ गई थी। स्टमक के बाद याद रखना लीवर से बाइल जूस में, ठीक है, बाइल जूस पढ़ लिए थे। उसके बाद पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस पढ़ लिए थे। अब जो है जो फूड है स्टमक से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वहां पे जाते जाते कहां पे पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां तक पहुंचे थे। तो देखो, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, ठीक है। माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं, टीथ और टंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, ठीक है, सलाइवा के बारे में भी पढ़ चुके थे प्रीवियस, ये सारे, ठीक है। नहीं देखे होंगे वीडियो प्रीवियस वाले तो प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तभी ये आगे चीजें समझ में आएंगी, ठीक, क्लियर है। उसके बाद ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे, स्टमक के बारे में भी पढ़ लिए थे, ठीक है। लीवर और पेंक्रियास के बारे में भी पढ़ लिए थे। अब देखो, लीवर और पेंक्रियास के बाद याद रखना स्टमक से फूड आते आते कहां पर आ गई थी, तो ये छोटी आंत के डिडोनम वाले भाग में आ गई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्ट देखो, आहार नाल की टोटल लेंथ में कितना बताया था, आहार नाल की टोटल लेंथ होती है 9 मीटर लगभग, ठीक है। और इसमें याद रख लीजिए मुख्यतः जो लेंथ होती है वो किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की जो कुल लेंथ होती है वो कितना होता है, लगभग 6 से 6.5 मीटर होती है, ठीक है। कितना होता है, 6 से 6.5 मीटर। अब ये जो 6 से 6.5 मीटर जो लेंथ होती है ये कहाँ कहाँ पर डिवाइड होती है, तो याद रखना ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ठीक है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो, छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, याद रखना। ये होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ये क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है ड्यूडेनम, ये हो गया आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वाले भाग होती है। और इसका याद रखना ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जेजुनम वाला भाग बोलते हैं, जेजुनम, जेजुनम बोलते हैं, ठीक है, जेजुनम। अब इसके बाद देखो जेजुनम भाग हो गया, जेजुनम। और नेक्स्ट होती है, याद रखना, इसके इलियम वाले भाग, इलियम, इलियम, ठीक है। ये जो भाग होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 भाग। अब उसमें भी क्वेश्चन आपको पूछी जाए छोटी आंत की सबसे छोटी वाली भाग कौन सी होती है, तो याद रखना ड्यूडेनम होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। और याद रख लीजिएगा जेजुनम कितना होता है, तो ये लगभग होती है, याद रखना, 2.5 मीटर का। और इलियम कितना होती है, तो याद रखना 3.5 मीटर का होता है। तो ये देखो, ये कितना हो गया, ये हो गया लगभग 6, और 6 से भी अबाव है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 6 से 6.5 मीटर लेंथ किसी होती है, छोटी आंत की होती है, ठीक, क्लियर है। अब छोटी आंत में एक खासियत होती है कि याद रखना छोटी आंत में क्या होती है, इसका देखो, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं इसमें देखो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस उंगली नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है विली। इसको क्या बोलते हैं, तो विली बोला जाता है। अब विली क्या होती है, तो याद रख लीजिए फूड जो है स्टमक से आते आते छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, छोटी आंत में आती है, और यहाँ पर आते आते लगभग इसका पूर्णतः डाइजेशन हो जाता है, ठीक, क्लियर है। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होती है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो मिनरल रिलीज होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड से जो याद रखना न्यूट्रिशन रिलीज होते हैं, तो जो मिनरल को जो न्यूट्रिशन होती है उसको ये याद रखना विली एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है, ठीक, क्लियर है। तो ये काम किसका होता है, तो विली का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विली कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना जो इलियम वाला भाग होता है, जो कि छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग है, इसमें सर्वाधिक विली पाई जाती है। और सबसे कम विली किसमें पाई जाती है, तो ड्यूडेनम वाले भाग में विली सबसे कम पाई जाती है, ठीक, क्लियर है। ये काम हो गया विली। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ये भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लेंथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है जो याद रख लीजिए, ये जो एंजाइम सीक्रेट करता है वहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत सारे एंजाइम का निर्माण करती है, जिसमें से याद रख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये बहुत सारे एंजाइम का निर्माण करती है। और ये कौन कौन सा एंजाइम का निर्माण करती है, तो देखो, ये एंजाइम का निर्माण करती है लैक्टेज नामक एंजाइम का निर्माण करती है। ये सुक्रेज नामक एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक है। ये फ्रक्टेज नामक एंजाइम का निर्माण करती है। और साथ ही साथ याद रखना ये इरेप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करती है, इरेप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करती है। तो इतने सारे एंजाइम का निर्माण कहाँ से होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को मिला के एक साथ हम लोग बोलते हैं आंत्र रस, इंटेस्टिनल जूस,
आर्द्र रस कहा जाता है, ठीक है, आर्द्र रस कहा जाता है। अब ये आर्द्र रस है तो कोई भी रस है तो उसका अपना एक क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है, तो इसका भी एक क्या होती है, पीएच वैल्यू होता है। तो इसका पीएच कितना होता है, लगभग 8 होता है, ठीक है, मतलब हल्का ये क्षारी नेचर का होता है, ठीक है। हमारे याद रखिए आहार नाल में केवल याद रखिए आपको स्टमक में क्या मिलेगा, स्टमक में आपको एसिडिक नेचर वाला, ठीक है, एंजाइम्स मिलेंगे। उसके बाद जितने भी एंजाइम्स मिलेंगे सबके सब बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, क्षारी नेचर के होते हैं। तो ये चीज़ है। अब इनके कार्य क्या होते हैं, जस्ट अभी हम लोग इसके जब एंजाइम के फंक्शन देखेंगे, ठीक है, वहां पर देखेंगे तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक, क्लियर है। अब देखो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर बढ़ गई, तो यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे आई, ठीक, क्लियर है। और यहाँ से फूड जो है आते 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 कहाँ पर जाती है, यहाँ पर आ जाती है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है बड़ी आंत में इंटर करती है। यहाँ तक याद रख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर होते होते क्या होती है, तो फूड में डाइजेशन होता है और फूड का एग्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो विली के थ्रू होता है। अब देखो इसके बाद ये कहाँ पर पहुंचती है, बड़ी आंत पहुंचती है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट पढ़िएगा, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अबे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके भी मुख्यतः 3 भाग होते हैं, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग कौन कौन होते हैं, तो याद रखना सीकम होता है, और यहाँ पे देखो ये जो भाग होती है छोटी सी भाग, इसको हम लोग बोलते हैं सीकम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भाग सीकम होती है। और ये सबसे बड़ी जो भाग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोलन, ठीक है, दूसरा भाग क्या होती है, कोलन। तो कोलन सबसे बड़ी भाग होती है, और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसको बोलते हैं रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग हो गए, तो याद रखना इसके भी 3 मुख्यतः भाग हो गए। कौन कौन सा भाग होता है, तो याद रखिए इसमें होता है सीकम, इसमें होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, ठीक है, दूसरा होता है कोलन वाला भाग, और लास्ट होता है इसका रेक्टम वाला भाग, रेक्टम, रेक्टम वाले भाग, ठीक, क्लियर है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग जो होती है वो होता है कोलन, ठीक है। कोलन देख सकते हो आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या कहलाती है, कोलन कहलाती है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग। अब ये वाले भाग में एक खासियत होती है, याद रखना, कोलन वाले भाग में, बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में स्टार लगा के रखिए, इसको बहुत बार पूछा जाता है। एक बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे शरीर में परजीवी की तरह रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है हमको कुछ हार्म नहीं पहुँचाते, कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते, ये हमारे लिए, ठीक है, बेनिफिशियल होता है, परजीवी की तरह काम करता है। ये देखो जो पाचित भोजन को ये अपना भोजन बनाता है, बदले में क्या करता है, तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है हमारे, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को इसका खाना देते हैं, बदले में ये क्या करता है हमको विटामिन B12 का निर्माण करके देता है, ठीक, क्लियर है। तो ये चीज होती है ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इस्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रख लीजिए ये जो रेक्टम होती है, देखो सीकम वाले भाग का एक इंपॉर्टेंट है, सीकम वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स कहाँ पर होती है, तो याद रखना बड़ी आंत के सीकम वाले, देखो ये सीकम वाले भाग है, ये सीकम वाली भाग है, और यहाँ पर क्या होती है, तो याद रखना अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स ये कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रख लेना सीकम वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, कोलन वाले भाग में पाई जाती है। और रेक्टम याद रखना ये पाचित भोजन को क्या करता है, भोजन को ये मल में बदल देता है, मल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया रेक्टम के काम, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना टोटल लेंथ पूछा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ, तो ये लगभग याद रखना 1.5 मीटर की होती है, ठीक है, लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर की। टोटल आहार नाल की लेंथ 9 मीटर, ठीक है। छोटी आंत की लेंथ पूछा जाए तो 6 से 6.5 मीटर, और बड़ी आंत की लेंथ पूछा जाए तो कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर का होता है। तो ये हो गया आपका बड़ी आंत, ठीक, क्लियर है। ये सारी चीजें हो गई, हमने देखा क्या पढ़ लिए, हमने पूरा माउथ से लेकर, याद रख लीजिए, देखो माउथ से लेकर फूड कहाँ पर पहुंच गया, बड़ी आंत के एनस वाले पार्ट तक पहुंच गया। यहाँ से आते 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 फूड के साथ क्या क्या हुआ है, कौन कौन सा उसमें एंजाइम्स मिले हैं, ये पता चली है, ठीक, क्लियर है। हमको अभी हमने याद रखना एंजाइम के फंक्शन नहीं देखे कि कौन सा एंजाइम क्या करता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम किसको किसमें तोड़ता है, ये चीजें नहीं देखें, ये हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अभी, याद रखना डाइजेस्टिव एंजाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन। तो देखो क्या होती है, नेक्स्ट अब हेडिंग डालते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन
फंक्शन। और डाइजेस्टिव फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं तो याद रखना इसमें हम लोग पूरा एंजाइम के कार्य को पढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखो समझना, माउथ में ठीक है कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस किए, स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है, सब आपको पता है, प्रीवियस क्लास में देखे हैं। अब उन्हीं के फंक्शन को हम लोग देखते जाते हैं। ठीक, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो डाइजेशन का काम होता है स्टार्ट, वो कहाँ से होती है, माउथ से होती है। तो माउथ में याद रखना, माउथ में क्या होता है तो याद रखिए यहाँ पर दो तरीके के एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे टाइलिन नामक एंजाइम दिखेगी, ठीक है, कौन सा एंजाइम दिखेगी, टाइलिन नामक एंजाइम दिखेगा, और दूसरा दिखेगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम दिखेगी। ठीक है, तो टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ पे पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाए तो माउथ में। माउथ में जो लार होती है, ठीक है, लार जो होती है उसमें टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें ये जो टाइलिन का हो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टाइलिन क्या करता है तो देखो, जैसे हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं तो रोटी में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है, ग्लूकोज होती है। तो यहाँ पर याद रखना कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च जो होती है, तो यहाँ पे मुख्यतः जो ये जो काम करता है वो स्टार्च पर काम करती है। ठीक है, देखो सभी के सभी स्टार्च क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सभी के सभी, ठीक है, शुगर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टार्च क्या है तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ठीक, क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन है, टाइलिन ये किस में कन्वर्ट कर देता है तो याद रखना ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज। और माल्टोज क्या है तो याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट के बड़े पार्टिकल्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब इसको तोड़ने का काम कर दिया, इसको डाइजेस्ट करने का काम कर दिया। ठीक, क्लियर है। अब ये जो माल्टोज जो होती है, ये जो माल्टोज होती है इसको याद रखना इसी में उपस्थित होता है माल्टेज नामक एंजाइम, माल्टेज। ठीक है, माल्टेज, यहाँ पे माल्टेज है, ASE है, याद रखना यहाँ पे OSE है। तो माल्टोज क्या है तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, माल्टेज क्या है तो एक प्रकार का एंजाइम है। तो माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज नामक जो एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ में होता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और ग्लूकोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है। तो माउथ में ये काम होती है। ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद जो माउथ से याद रखना फूड जो है वो कहाँ पर बढ़ती है, माउथ से आगे बढ़ते बढ़ते याद रखना ये पहुँचेगा हमारे स्टमक में, स्टमक में पहुँचेगा, क्योंकि याद रखना इससे पहले इसोफेगस आती, तो इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होती, कोई भी एंजाइम्स नहीं होते। माउथ में देखो कौन कौन सा एंजाइम हमको स्टमक में कौन कौन सा एंजाइम मिलता है हमको, देखिए तो स्टमक में मैं बताया था यहाँ पे क्या होती है, रेनिन होता है, यहाँ पे पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, HCl नामक एंजाइम होती है, यहाँ पे म्यूकस लिक्विड होती है, म्यूकस लिक्विड। ठीक, क्लियर है। तो इतने सारे एंजाइम है, ये किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है हमारे स्टमक में। अब देखो ये रेनिन, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, ये सब के काम क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये याद रखिए, ये जो रेनिन और पेप्सिन स्टमक में डायरेक्टली नहीं बने होते। पहले क्या होता है, ये जो HCl है वो HCl रेनिन के फॉर्म में होता है, HCl रेनिन के फॉर्म में होता है। ठीक, क्लियर है। जो HCl रेनिन होती है उसको याद रख लीजिएगा, ये जो HCl नामक जो एंजाइम्स होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ये सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो रेनिन में कन्वर्ट करता है। मतलब ये हुआ कि हम जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, वो डायरेक्टली याद रखना रेनिन प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है HCl रेनिन। अब HCl जो रेनिन प्रोड्यूस करता है उसको याद रखना ये जो HCl है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ये जो पेप्सिन है याद रख लीजिए, डायरेक्टली याद रखना स्टमक में पेप्सिन रिलीज नहीं होता, यह पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। तो पेप्सिनोजेन को याद रख लेना, ये जो HCl है ये किस में कन्वर्ट करता है तो ये कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, पेप्सिन। तो लास्ट टाइम याद रखना एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्टमक में यदि HCl एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, HCl लिक्विड नहीं बनेगा तो कौन कौन से एंजाइम कार्य नहीं करेंगे। तो याद रखना ना तो रेनिन काम करेगा ना तो पेप्सिन काम करेगा, क्योंकि रेनिन और पेप्सिन बन ही नहीं पाएंगे स्टमक में, क्योंकि इनको बनाने का काम कौन करता है, HCl करता है। उसके बाद ये HCl का थर्ड काम देखो, इसका काम होता है, जो भी याद रखना फूड वगैरह होती है उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होती हैं तो ये बैक्टीरिया को भी खत्म करने का काम करता है,
बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया HCl के। तो मैक्सिमम टाइम तो रेलवे एसएससी में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है स्टमक में कौन सा एसिड होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, HCl होता है। तो आपको अभी क्या समझ में आया? आपको समझ में आया HCl के काम। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया HCl के काम। अभी रेनिन क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है, म्यूकस क्या काम करता है, ये चीज़ें बची हुई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ये रेनिन और पेप्सिन और म्यूकस क्या क्या काम करते हैं। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो रेनिन है वो क्या करता है, जितने भी मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन मतलब कि मिल्क में जितने भी प्रोटीन घुले होते हैं, मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन, इस प्रोटीन्स को याद रखना। ये जो रेनिन होती है, रेनिन ये किस में कन्वर्ट करती है, तो याद रखना कैल्शियम, ये कन्वर्ट करती है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। ठीक है, तो कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है कितना, किसको, मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन को। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है कि रेनिन या मिल्क सॉल्युबल जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन कहने का मतलब दूध में घुलनशील प्रोटीन जितने भी होते हैं उसको कौन याद रखना, डाइजेस्ट करता है। तो याद रखना उसको डाइजेशन कौन करता है, रेनिन करता है, उसको पचाने का काम रेनिन। तो मिल्क और मिल्क संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करेगा पूछा जाए तो कौन करता है, रेनिन नामक एंजाइम करती है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद याद रखना ये चीजें हो गई। पेप्सिन क्या काम करता है, तो देखो पेप्सिन जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, इसको जो पेप्सिन नामक एंजाइम जो स्टमक में है, पेप्सिन, ये किस में कन्वर्ट कर देती है, तो याद रखना पेप्सिन इसको प्रोटियोसेस प्लस पेप्टॉन्स में बदलती है, पेप्टॉन्स। ठीक है, तो प्रोटियोसेस और पेप्टॉन्स में, ठीक है, प्रोटीन को बदलने का काम कौन करती है, पेप्सिन करती है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है स्टमक में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है स्टमक में। ठीक, क्लियर है? तो ये काम हो गए। और जो म्यूकस है वो याद रख लीजिए, म्यूकस एक लिक्विड है जो 24 हमारे स्टमक की दीवार में स्रावित होते रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फूड आगे बढ़ते बढ़ते स्टमक में, तो ये सारे काम हुए। उसके बाद ये फूड बढ़ते बढ़ते कहाँ पे गया, तो ये जाएगा पेंक्रियाज में। ठीक है, एक्चुअल में पेंक्रियाज में नहीं जाती, पेंक्रियाज में याद रखना पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा छोटी आंत में। तो पेंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं बताया था, यहाँ पर होती है ट्रिप्सिन, यहाँ पर होती है ट्रिप्सिन, यहाँ पर होती है लाइपेज, यहाँ पर होती है अमाइलेज। तो ये तीन तरीके का, ठीक है, एंजाइम किस में होते हैं, तो हमारे पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस होता है वहाँ पे होती हैं। ये सारे के सारे जो पेंक्रियाटिक जूस हैं वो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में मिलते हैं। तो जैसे ही स्टमक से आगे बढ़ेगा फूड तो ड्यूडेनम भाग में उनको इनका सामना करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज क्या करती है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन जो होती है फूड हमारा, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनको पचाने का काम करता है पेंक्रियाटिक जूस करता है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है, तो देखो ये जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इसको ये जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन ये किस में कन्वर्ट करता है, तो ये पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टॉन्स प्लस एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि याद रखना प्रोटीन को पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम के नाम बताइए पूछा तो ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को याद रखना स्टमक में कौन डाइजेस्ट करेगा पूछेगा तो पेप्सिन, और प्रोटीन का एक्चुअल में पाचन कौन करता है पूछा जाए तो याद रखना ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। किस में बदलता है, तो पेप्टॉन्स में बदलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। उसके बाद याद रखना ये जो लाइपेज है ये क्या करता है, तो जितने भी फैट होते हैं, फैट, ठीक है, फैट वसा जो होती है, इस वसा को, फैट को, ये जो लाइपेज नामक एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट करती है, तो याद रखना इसको फैटी एसिड में बदल देती है, फैटी एसिड में बदल देती है। साथ ही साथ याद रखना बाई प्रोडक्ट के रूप में गिल्सरॉल बनती है, गिल्सरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड और गिल्सरॉल में कन्वर्ट करती है किसको, फैट को। मतलब फैट का या वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम करती है। ठीक है, किस में बदलता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फैटी एसिड में बदलता है। उसके बाद बच गया क्या, अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को याद रखना, ये जो याद रखिए अमाइलेज जो होती है, अमाइलेज ये किस में कन्वर्ट करती है, तो याद रखना ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब यहाँ से, ठीक है, अमाइलेज के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, तो अमाइलेज करती है। ठीक है, जबकि फैट का डाइजेशन लाइपेज द्वारा होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करती है, ट्रिप्सिन करता है। तो डुडेनम वाले भाग में ये सारी चीजें मिलते हैं फूड से, और वहां पे ये चीजें होती है। ठीक है,
अब इसके बाद भोजन आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे बढ़ेगा, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब भोजन आगे कहाँ पे बढ़ गया, इसके बाद पहुँच जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं अभी आपको बताया था कौन कौन सा एंजाइम्स होते हैं, तो वहाँ पर याद रखना इरेप्सिन नामक एंजाइम होती है, इरेप्सिन नामक एंजाइम होती है, लैक्टेज होती है, ठीक है, वहाँ पे सुक्रेज होती है, सुक्रेज नामक एंजाइम होती है, वहाँ पे फ्रक्टेज नामक एंजाइम होती है। ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। पर डे याद रखना, पर डे कितना, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, तो 2 लीटर लगभग याद रखना, 2 लीटर जो एंजाइम है वो छोटी आंत से हमारे, ठीक है, स्टमक में प्रोड्यूस होती है। तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम हो गया, इरेप्सिन, लैक्टेज, सुक्रेज और फ्रक्टेज नामक एंजाइम हो गया। अब ये देखते हैं ये सारे के सारे एंजाइम करते क्या हैं। तो देखो स्टमक में क्या हुआ था, स्टमक में जो ठीक है पेप्सिन थे वो प्रोटीन को प्रोटियोसेज में तोड़े थे, ठीक है। प्रोटीन का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो अमीनो एसिड होता है। मतलब अभी ये जो प्रोटियोसेज है, प्रोटियोसेज ये और भी टूटना बचा है, ठीक है। तो प्रोटियोसेज प्लस पेप्टोन्स होती है, पेप्टोन्स, इसको याद रख लेना। ये जो याद रख लीजिए इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक, क्लियर है। मतलब याद रखना पूरा ये जो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कौन करता है, तो इरेप्सिन करता है। स्टार्ट कहाँ से होती है पूछा जाए प्रोटीन डाइजेशन, तो वो स्टार्ट होती है स्टमक से, और इंड कहाँ पर होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कौन करता है, तो इरेप्सिन नामक एंजाइम करती है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना जो लैक्टोज जो होती है, लैक्टोज नामक ये क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको याद रखना, जो लैक्टेज नामक एंजाइम है, लैक्टेज देखो ASE वाला रहेगा, ठीक है, OSE रहेगा तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ASE रहेगा तो ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो लैक्टेज नामक एंजाइम इस लैक्टोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ठीक है। उसके बाद जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये सुक्रेज नामक जो एंजाइम है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ग्लूकोज में। उसके बाद जो फ्रक्टोज नामक जो एंजाइम, ठीक है, फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है, इसको याद रखना फ्रक्टेज नामक एंजाइम, फ्रक्टेज नामक एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये जो फ्रक्टेज होती है याद रखना फलों को मीठा प्रदान करती है, फलों में पाया जाता है। तो फलों को मीठा प्रदान जो होती है ना, फल जो मीठा लगता है, फलों को मीठा प्रदान करती है। और इसी नाम से इसको याद रखना मीठी शर्करा भी कहते हैं फ्रक्टोज को, ठीक, क्लियर है। तो ये काम किस में होती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा काम। अब यहाँ तक आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते फूड का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत में कोई भी डाइजेशन वाला काम नहीं होता, ना रीएब्जॉर्प्शन वाला काम नहीं होता। वो एक पाथ होती है जो फूड को याद रखना मल में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद क्या होगा याद रखना, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बताया था विली, ठीक, क्लियर है। ये विली क्या करेगा, तो ये याद रखना अवशोषण करेगा, अवशोषण किसका अवशोषण करेगा, तो याद रखना फूड में जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व फूड में जितने भी पोषक तत्व हैं, ठीक है, जितने भी उसमें याद रखना खनिज पदार्थ हैं, खनिज है, उन सब को अवशोषित करेगा, अवशोषण करेगा विली, और उसको कहाँ पर मिला देगा, और उसको मिला देगा याद रखना ब्लड में मिला देगा, ठीक है। और ब्लड के थ्रू ये जो पोषक तत्व हैं ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेल में पहुँच जाएगा, कोशिकाओं में पहुँच जाएगा, मतलब कंप्लीट हमारे बॉडी में पहुँच जाती है सारे के सारे न्यूट्रिशन, ठीक, क्लियर है। ये चीज़ें हो गई। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है याद रखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, तो याद रखना सबसे, देखो हमारे बॉडी में टोटल 20 टाइप के क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट अब कुछ फैक्ट है उसको बताता हूँ, ठीक है। तो 20 टाइप के क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, जो क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन निर्माण। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितने एमिनो एसिड है जो प्रोटीन निर्माण करते हैं हमारे बॉडी में, तो 20 टाइप के। पर ग्राम याद रखना, पर ग्राम, इधर देखो जो प्रोटीन, ये फैट जो होती है, फैट के 1 ग्राम में 1 ग्राम फैट में याद रखना
9 से लेकर 9.3 कैलोरी ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको फैट से प्राप्त होती है। उसके बाद याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको कितना एनर्जी देती है, तो ये 4 से याद रखना 4.5 कैलोरी ऊर्जा देती है। मतलब कि याद रखना जो फैट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी होती है। वैसे याद रखना जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, इसको 1 ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन में कितना एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे भी 4.5 से लेकर 4.5 ग्राम याद रखना 4 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, फैट में होती है। ठीक, क्लियर है। बट सबसे ज़्यादा हमारा बॉडी याद रखना एनर्जी कहाँ से लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी कौन देता है पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट। पर ग्राम एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, तो फैट में होती है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तात्कालिक ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर है। ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज रहता है, तात्कालिक एनर्जी के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका टोटल याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, जो भी आपकी डिमांड होगी उसी पर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।